मैम उस 3 टाइप के स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैपिंग होता है, थर्ड स्प्लाइसिंग होता है और थर्ड स्प्लाइसिंग होता है और सेकंड टेलिंग। ठीक है, शाबाश। तो ये जो कैपिंग होता है वो HNRNA की कौन सी साइड होता है, 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड की तरफ टोपी लगती है? मैम 5 प्राइम एंड। और टोपी में क्या लगता है बेसिकली? नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये पिटेगी दीक्षा। मिथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है बेटा। ठीक है, तो जो गुआनोसिन का ग्रुप होता है ना, उसके ऊपर एक मिथाइल आके लग जाता है नाइट्रोजनस बेस पे ही। ये देख, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो गुआनोसिन लगता है ना, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आके लग जाता है, तो इसको हम बुलाते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे किसी स्क्रीन नहीं दिख मैम रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। इश 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 अब दिख रही है। देख बेटा, नो मैम। मैम दिख रही है। देख रही है। मैम दिख रही है। वो क्या मैम देखो, अब दिख 3 रही है। फॉस्फेट, गुआनोसिन के ऊपर मिथाइल लग गया और डिऑक्सीराइबोज शुगर। सो दिस इज अ कैप। कैप का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, पढ़ के आइयो, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तूने सही बोल रहा है। अच्छा, अब जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्प्लाइसोसोम कहते हैं। स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम। सो स्प्लाइसोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं, किससे मिलकर स्प्लाइसोसोम बनता है? प्रीति, कम ऑन प्रीति। प्रीति, यस स्प्लाइसोसोम मैम। किन किन से मिलकर बनता है बेटा? एंजाइम प्लस फुल SNRNA। फॉर्म बता SNRNA की। नहीं पता। कुट खाएगी मुझसे मनीषा। स्मॉल न्यूक्लियस राइबोसोम। स्मॉल न्यूक्लियस राइबोसोम। न्यूक्लियर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, सॉरी, राइट। सो इनसे और क्या कटते हैं स्प्लाइसोसोम में? इंट्रॉन या एक्सॉन? जो स्प्लाइसिंग का स्टेप होता है, काटते किसको, एक्सॉन को या इंट्रॉन को? मैम इंट्रोन को। बेटा कट होते हैं इंट्रॉन्स, करेक्ट। एक्सॉन मत काट देना, है ना। शाबाश, Yes. गुड, बहुत बढ़िया। हर्ष, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं 3 टाइप के हैं, 1 2 3। कौन से वाला कौन सा आरएनए बनाता है, ये आप बता सकते हैं? कैसे याद किया था, ट्रिक बता पहले। हर्ष, डीएनए डिपेंडेंट मैम क्या क्वेश्चन पूछा आपने अभी? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन से वाला आरएनए बनाता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए? फर्स्ट वाला RNA, फिर सेकंड M, फिर थर्ड T। कैसे कैसे कह रहा था यार, ट्रिक क्या थी? बस मैंने PMT से RMT ऐसे कुछ हाँ, किया था। पीएमटी से पीएम को हमने आर कर दिया था। तो फर्स्ट वाला हमारा आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। सेकंड वाला हमारा एमआरएनए बनाता है और थर्ड वाला हमारा टीआरएनए बनाता है, राइट। तो बेटा सेकंड वाला हमारा एक और आरएनए बनाता है, क्या नाम है उसका? अनामिका, शुरू तुम्हें पता है? HNRNA। HNRNA फुल फॉर्म? होमोजेनियस RNA। हेट्रोजीनस था यार, होमोजीनस कैसे हो गया? हेट्रोजीनस आरएनए, HNRNA बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, फिर वही मैच्योर होके mRNA में चेंज होता है, राइट। तो HNRNA इज दिस वन। ठीक है जी, चलो। तो तुमको थोड़ा थोड़ा याद है बेटा, जिसको ट्रिक याद नहीं कर लेना, बहुत ही महंगी तो वो कौन है। अरे मैंने क्या मिटा दिया, थ्योरीज मिला दी मैंने। ओके, ट्रांसक्रिप्शन और क्या बोला था मैंने पढ़ के आने के लिए? ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से प्रोसेस से इसको स्टडी किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को? सीक्वेंस एनोटेशन या फिर दूसरा कौन सा था? किसी भी डीएनए को स्टडी करना है, अगर आपको डीएनए को स्टडी करना है तो 2 मेथड है। एक तो है सीक्वेंस एनोटेशन, क्योंकि मैंने गलती से बता दिया। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या, आप क्या स्टडी करोगे उसमें? किससे पूछा? दीक्षा, दीक्षा से पूछा मैंने। किससे पूछा? मैम इसमें डीएनए के साथ जंक डीएनए को भी स्टडी। मतलब इंटायर डीएनए स्टडी कर लूं?
यो और दूसरा मेथड क्या था विशाल? आकांक्षा? मैम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, वेरी गुड। हम क्या स्टडी करते हैं बेटा? मैम ओनली कोडिंग पार्ट। हाँ, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, वाह गुड। पहले क्यों नहीं बोल रही थी? पहले वाले नहीं पढ़ के आई थी ट्रांसक्रिप्शन? बेटा बता दे, पहला वाला पढ़ के नहीं आई थी या गुटखा गुटखा खा रही थी? चलो हम लगा लेते हैं पढ़ के नहीं आई थी। ठीक है बच्चों, हाथ नीचे कर लो। तो जिन्होंने आंसर किया दैट मीन्स वो पढ़ के आए थे, टेस्ट के लिए थोड़ा प्रिपेयर है। गुड, धीरे धीरे प्रिपेयर करना है। कल ट्रांसलेशन और कब लैब कॉपीरोन पढ़ के आओगे, राइट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कल के लिए दिया था वैसे। बेटा लैब कॉपीरोन पहले करके आना ही पड़ेगा तेरे को। ये लैब मैम, कॉपीरोन और ट्रांसलेशन ठीक है। फिर मतलब कि पहले जिसका मिस हो गया है लैब कॉपीरोन वाला, वो रिवाइज कर लेना। तूने कर लिया तो तेरा इजी हो जाएगा। जस्ट ओनली रीजन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज, आपके ऊपर एक चेक रहता है ना, तो आपको भी रहता है। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, आप आंसर कर पा रहे हो नहीं, आप एनालाइज कर सकते हो। मैं आज पढ़ के आई लेकिन मैं क्लास में कोई क्वेश्चन समझ नहीं पाई या आंसर नहीं कर पाई, दैट मीन्स मुझे वो पार्ट नहीं आ रहा, तो मैं घर जाके पढ़ सकती हूँ। दूसरा आपको रहता है कि आज इतना पढ़ के जाना है, क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे तो आप थोड़ा पढ़ भी लेते हो। ठीक है, ये रीजन होता है, और किसी को जज करने का कोई रीजन नहीं होता है ना। मैं जज कैसे कर सकती हूँ? मैं तो टीचर हूँ, जज थोड़ी हूँ, राइट? तो जज करने का रीजन नहीं होता, पर पार्टिसिपेट किया करो। हाँ, जो नहीं बिल्कुल पढ़ के आते वो अपने आप ही वो हो जाते हैं। आप खुद ही देखते हो, कुछ बच्चे बोल रहे बाकी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो थोड़ा डिमोटिवेशन खुद को हो जाता है। तो उससे सीखा करो। जब वो आंसर कर सकते हो, उसके पास कोई यूनिक सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट ही है आपकी तरह, तो आप भी कुछ तो पढ़ के आ सकते हो ना। रोज मत सब पढ़ के आओ, तो कुछ तो पढ़ के आओ, कुछ तो फायदा हो, ऐसा सोचा करो। समझे? जब आपको अपनी ही फील्ड में कोई आगे बढ़ता दिखे ना, उससे इंस्पिरेशन लिया करो। कैसे बढ़ा? अगर उल्टे सीधे काम करके बढ़ा है तो भाई इंस्पिरेशन मत लेना, लेकिन अगर वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, ट्रिक्स लगा रहा है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसे हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। थ्योरीज में मुझे बता दो, कौन सी थ्योरी कर चुके हो तुम सब? डार्विन लेमा। डार्विन कर लिया। डार्विन और लिमार्किज्म कर लिया। लिमार्क में डार्विन में आपने पढ़ा है 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस? यस मैम। कौन कौन सी पढ़ ली है? नो मैम, मैम हमने नहीं पढ़ा। एक भी नहीं पढ़ी मैम अभी। ये पढ़ी है मैम। दूसरों ने आई थिंक मैम वो पढ़ी थी। स्टेबलाइजिंग है ना? मैम नहीं पढ़ी एक भी। इन कुछ बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया था ना, उनकी क्लास तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं, स्टेबलाइजिंग करेंगे। देखो, नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? मतलब बताना। फूड खाओगे मुझसे? मतलब क्या है? मैम जो नेचर सेलेक्ट नेचर अलाउ करती है एक पॉपुलेशन को रिप्रोड्यूस और लीव करने के लिए। लिव करने के लिए? किसने बोला ये? मैम अनीता। अनीता, ये आप अभी तक का बेस्ट आंसर था। आज तक किसी ने मुझे दोनों पॉइंट्स कभी कवर करके बताया नहीं। थैंक यू, बिल्कुल सही बोला उसने। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर किसको प्रेफर कर रही है भाई? ये भी एक कहानी है। नेचर किसको प्रेफर कर रही है? मनुष्य की बात करते हैं। आपको कौन से लोग ज्यादा दिखाई देते हैं? लंबी हाइट वाले, छोटी हाइट वाले, या फिर मीडियम हाइट वाले? मीडियम हाइट। मीडियम हाइट वाले, ठीक है। तो हाइट इज ए करेक्टर ना, अलग अलग हो सकती है। तो नेचर कौन से कैरेक्टर को प्रेफर करती है ना, उसकी बात हम करते हैं। तो उसके बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की होगी। एक होगी स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। ठीक है, स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। ये आपको नेचुरल सिलेक्शन वाले पार्ट में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको हार्डी विम्बर के साथ मिलेगा, आगे मिलेगा, डोंट वरी। मैं एनसीईआरटी के डायग्राम कराऊंगी तुम्हें। हमने नहीं पढ़ी एक भी। क्या बोल गई ये? बोला कि हमने नहीं पढ़ी है। यार मुझे अभी नहीं सुना। हार्डी विंगर वाले पार्ट में ही चार्ट बना हुआ है। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा करना कुछ नहीं है, साथ साथ बना लेना, साथ साथ बनाओगे इजी हो जाएगा। वाई एक्सिस पे डाल दो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और एक्स एक्सिस पे डाल दो, आप जो भी कैरेक्टर स्टडी करने वाले हो ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। कोई एग्जांपल लेंगे और उससे स्टडी करेंगे। एच एस एनसीईआरटी एग्जांपल लेता नहीं है कोई, तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक जगह वो लेगा एग्जांपल, मैं आपको बता दूंगी। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कुछ इस तरीके से चलनी चाहिए। एक नॉर्मल सा हम ग्राफ बना लेते हैं, जर्नल सा, पैराबोलिक सा। अगर नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग है, तो नेचर प्रेफर करती है एक ही कैरेक्टर को। अब देखो,
एक्सट्रीम वैल्यूज किसको बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं हम कॉर्नर वाली को इस चार्ट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल हम हाइट की बात करते हैं, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे हाइट का। ओके, हाइट इन ह्यूमन। यो मैम। खुद सोचना, ये एग्जाम्पल तुम्हें खुद समझ आ जाएंगे, तुम ही बताओगे मुझे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम हाइट ऑफ ह्यूमन कह रहे हो, तो एक हाइट है कि जो इंसान है वो बहुत ड्वार्फ है, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर। एक्सट्रीम कैरेक्टर होता है बहुत ही एक्सट्रीम, बात कह दी तुमने, ये एक्सट्रीम बिहेवियर इज लाइक बहुत ज्यादा एंगर हो, या कोई बहुत ज्यादा सैड हो गया, ये बहुत ज्यादा खुश है। दो कैरेक्टर लेते, बहुत ज्यादा गुस्सा है और एक बहुत ज्यादा खुशी है, दोनों चीजें खतरनाक है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम इज लाइक मूड स्विंग्स है, कभी थोड़ा खुश है कभी थोड़ा उदास है, मीडियम से चल रहा है। तो ड्वार्फ का मतलब एक एक्सट्रीम कैरेक्टर है, बहुत छोटी हाइट, और टॉल का मतलब एक एक्सट्रीम कैरेक्टर है, काफी लंबी हाइट होगी, और बीच में हम रखते हैं मीडियम हाइट। ठीक है जी, मीडियम हाइट का मतलब कि आपको जनरली 5'4" से 5'6" की रेंज में, 5'4" से 5'6" की रेंज में आपको ह्यूमन मिल जाते हैं। इंडिया में तो इतनी हाइट चलती है ना, 5'4", 5'6", 5'7" तक के लोग आपको जनरली ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन हाइट है। तो नेचर ने देखा कि नेचर ने डॉर्फ भी बनाया, डॉर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचर में टॉल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूमन की हाइट कैसी होती है? मीडियम। है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन का अगर यही ग्राफ मैं बनाऊं कि नेचर ने क्या सिलेक्ट किया, हम मानते हैं कि पहले दोनों कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट करते होंगे, नेचुरल सिलेक्शन के बाद हमें ज्यादा देखने को क्या मिलती है? मीडियम हाइट। तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन यू विल सी, ग्राफ में ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट दैट आपको जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो पीक लंबी दिखेगी मीडियम कैरेक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि आपने इसको कहाँ एक्सट्रापोलेट करना है? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ना। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा हो गए, तो जिन इंडिविजुअल्स के पास मीडियम हाइट है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले हैं वो कम एक्सट्रीम एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इसका मतलब है, हाँ, नेचर सिलेक्ट्स मोर पीपल विथ मीडियम वैल्यू, हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, मीडियम वैल्यू। उसके अलावा इसे देख के मुझे ये भी पता चल रहा है, नो टू, दो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, नो टू एक्सट्रीम वैल्यूज आर प्रेफर्ड। इससे पीछे क्या पढ़ाया? इससे पीछे मैंने वाई वाई लिया था, कुछ नहीं पढ़ाया। मैम यही से स्टार्ट है क्या? हाँ, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग का मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यूज को आप प्रेफर नहीं करोगे, मीडियम वैल्यू को प्रेफर करोगे। नीट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, वो आपको ऐसे लिख के भेजेगा कि इन अ कंडीशन two extreme values were not preferred but the medium value is preferred, what kind of natural selection is that? So that would be stabilizing। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या वो आपको ग्राफ देके पूछेंगे, आपको ग्राफ दे देंगे और बताएंगे किस तरीके की सिलेक्शन है, तो आप देखोगे कि सेंटर में पीक ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मींस इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। समझ आया? यो मैम। ठीक है जी, तो इसको लिख लो, इसे लिख लो, ये बहुत काम की है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बाद, अच्छा लिख ले बेटा। मनीषा कोई डाउट है क्या? नो मैम, मैंने यही पूछना था पहले वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन। यो मैम। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन इन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का क्या मतलब है? क्या लगता है कौन सी वैल्यू प्रेफर होगी? अरे सोचो, तुक्का मारो। डायरेक्शन। अगर तीन वैल्यू थी आपके पास, दो एक्सट्रीम थी और एक मीडियम थी, क्या लगता है कौन सी वैल्यू प्रेफर होगी? दोनों एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम, दोनों। डायरेक्शनल का मतलब होता है एक, अगर मैंने तुझे बोला है स्कूल की डायरेक्शन में जा, तो दो डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी, एक ही में जाएगी ना। शॉर्टकट भी लेगी तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना। तो डायरेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सिलेक्ट वन एक्सट्रीम वैल्यू। तो आपको ग्राफ भी उसी की तरफ मूव होता दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नो मैम।
कोई नो बात नहीं, मैम। कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ वाई एक्सिस पे क्या लिखूं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और नीचे हम करेक्टर्स लिखते हैं, है ना? यो मैम। तो करेक्टर हम ले लेते हैं व्हाइट मॉथ, मॉथ का एग्जांपल पढ़ेंगे, व्हाइट मॉथ। और एक हमारे पास है डार्क कलर्ड मॉथ। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल लिख लो, आपको एग्जांपल पे भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। अभी मैं समझाती हूँ आपको। ओके, चलिए अब हम लोग इंग्लैंड चलेंगे। पलट रही हूँ मैं पेज, वापस आएंगे इस पे। नो अब इंग्लैंड घूम के आए। अरे अरे, इंग्लैंड घूमने जा रहे हैं अब तो बेटा, फ्लाइट निकल गई, सॉरी। आ जाओ इधर। ठीक है, तो ये कहानी है इंग्लैंड की बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? जब इंडस्ट्री स्टार्ट तो जब इंडस्ट्रीज नहीं आई है, फैक्ट्रीज नहीं लगी हैं, तो उस टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा होगा? पॉल्यूशन होगा, कम होगा, क्या लगता है? क्लीन। साफ होगा। हाँ, तो जब इन्वायरमेंट साफ होगा तो वहां पर आपको मिलेंगे लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? एसोसिएशन बिटवीन रूट्स। Association between algae and fungi. ये किसने बोला अभी? Ma'am, Anshika. वंशिका, बहुत अच्छा, इसने कॉन्फिडेंटली बोला। बाकी ने बोला एसोसिएशन, और फिर बीच में चुप हो गए। नालायक हो, पता नहीं चलता मुझे, चालाक बनते हो। मैं भी तो स्टूडेंट थी, मुझे पता चला कि क्या होती है। हम बोला था हमने। कुछ ने बोला था, कुछ ने बोला था, कुछ चुप हो गए थे। मैं उनको बोल रही हूँ, बेटा तेरे को नहीं बोल। Yes, तो देखो, लाइकन इज एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंगा। और लाइकन बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के। ठीक है, दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये पूछ लेता है नहीं इनडायरेक्टली कहीं पे। इंडिकेटर्स मतलब कि ये कहाँ ग्रो नहीं करते? पोल्यूटेड एरिया में। एब्सेंट इन पॉल्यूटेड एरिया। पोल्यूशन में। इसलिए आपको दिल्ली के नॉर्मल एरियाज में नहीं मिलेगा, लेकिन आप पहाड़ों में जाओ, आपको लाइकन लगे हुए मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो पॉल्यूशन कम होता है, राइट? अब देखो, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s की बात है। जो पेड़ थे ना, वहां पे आपको क्या नहीं मिलते थे? वहां पे आपको जो पेड़ की बाग थी ना, उसके ऊपर लाइकन लगे होते थे। तो लाइकन क्या करते हैं? पेड़ की बाग को ना थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो आपको पेड़ की बाग थोड़ी लाइट से कलर की दिखती थी। अब उसके ऊपर मॉथ रहते थे। मॉथ आप समझते हो? यो मैम। तो मॉथ हमारे पास जो हमने लिए, दैट इज बिस्टन बिचुलेरिया। ये आपको पता होना चाहिए नाम, इनका साइंटिफिक नेम। तो बिस्टन बिचुलेरिया को साइंटिस्ट ने स्टडी किया दो टाइम पीरियड में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे दो तरीके के मॉथ्स मिलते थे, एक थे डार्क कलर के और एक थे लाइट कलर के। ठीक है, तो डार्क वाले मैं रेड से बनाऊंगी। अब अगर बाग व्हाइट से कलर की है, तो मुझे बताओ आपको डार्क वाला मॉथ दिखाई देगा इस पे बैठा हुआ, या लाइट कलर वाला दिखाई देगा? डार्क। डार्क वाला आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लाइट वाला छुप जाता था। तो जितने भी प्रेडेटर होते थे वो डार्क वाले को खा जाते थे। सो इन दिस केस बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? डार्क वाले की? लाइट वाले की। लाइट वाले की लाइट। ज्यादा होगी। यस, देखो कोई भी मौत ना खत्म नहीं हुआ। जो हम कहते हैं ना कोई स्पीशी एक्सटेंड होगी, वो बहुत सीरियस बात है। इतनी जल्दी स्पीशी एक्सटेंड नहीं होती। तो हमें मौत का नंबर डिक्रीज हो गया डार्क वाले का, लेकिन लाइट वाले ज्यादा मिलते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पहला केस है। डन, इतना कर लिया। यो आगे आते हैं। तो देखो, इसे देखो, ये आपको बाग दिख रही है, दिस इज अ बाग। इस पे ये लाइट कलर का मौत है, ये मौत है पूरा। कितना कितने अच्छे से कैमोफ्लेज है ना, दिख नहीं रहा। और डार्क वाले इतने आराम से दिख रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकन मर गए, लाइकन मिल गए, तो बाग जो थी वो डार्क हो गई। अब अगर बाग डार्क हो गई तो मेरे को बताओ, इस पे जो डार्क कलर के मौत है, ये मैंने रेड से बनाए, ये तुमको दिख रहे हैं सही से? या व्हाइट वाले सही से दिख रहे हैं? वाइट। तो डार्क वाले की पॉपुलेशन कैसी होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? बेटा इंक्रीज, इंक्रीज। क्योंकि प्रेडेटर उन्हें देख नहीं पाए ना, तो प्रेडेटर डार्क वालों को खा नहीं पाते, लाइट वालों को खा जाते हैं, तो लाइट वाले की पॉपुलेशन होगी डिक्रीज, है ना? राइट, तो हमने इससे सीखा क्या? अब देखो ये रियल पिक्चर है उसकी। मुझे इसमें से बताओ, पिक्चर ए है और पिक्चर बी है, कौन सी पिक्चर है जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सब चुप कर जाओ, क्योंकि तुमने सुना नहीं है। चुप करो, तो बोलेगा नहीं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पेड़ की बाग पे लाइकन होते थे, तो ये व्हाइट कलर की दिख रही है। तो देखो व्हाइट कलर के मोथ इसमें छुप जाते थे।
व्हाइट कलर के मोथ आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे भी नहीं सही से दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये है, लेकिन डार्क कलर के मोथ आराम से दिख रहे हैं। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन किसकी कम थी? डार्क मोथ की पॉपुलेशन थी कम और लाइट वाले मोथ की पॉपुलेशन थी मोर। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बार्क है वो डार्क हो गई। जब डार्क होगी तो डार्क बैकग्राउंड में आपको लाइट वाले इजीली दिख रहे हैं। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लाइट वाले थे उनकी पॉपुलेशन होगी लेस और डार्क वाले थे उनकी पॉपुलेशन होगी मोर। राइट? ये समझ आया? ये वही मैम। ये जी। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन ने क्या प्रेफर करा? कौन से कलर के मोर को प्रेफर करा सर्वाइव करना? लाइट कलर। लाइट वाले को। लाइट वाले को। देख के बताओ। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेज योर हैंड। डार्क। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। समझ गई मैं, सुना नहीं तुमने। बोलना मत जब तक मैं किसी से नाम लेके पूछूं ना, ठीक है? बीच में सब बोलते हैं तो आधे बच्चे उड़ जाते हैं, कोई फायदा नहीं। मैम आपने क्वेश्चन को पूछा, नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरा। थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर, ये बोला मैंने सबको। एक बात बताओ, अगर दीवार व्हाइट कलर की है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का मॉथ जाके बैठ गया है, तुमको दिखेगा? नो मैम। दीवार व्हाइट कलर की है, उसके ऊपर डार्क कलर का मॉथ बैठा है, तुम्हें दिखेगा? ये वही मैम। तो अगर तुमको डार्क कलर का मॉथ दिख रहा है, उसी को तुम पकड़ोगे ना? ये वही मैम। अगर उन सबको तुम पकड़ने लग गए, उसकी पॉपुलेशन कम नहीं हो गई? ये वही मैम। राइट? तो अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बार्क व्हाइट कलर की थी तो नेचुरल सिलेक्शन ने मॉथ की कौन सी पॉपुलेशन को प्रेफर किया? उसने कौन सी पॉपुलेशन को फ्लरिश करने दिया ज्यादा? उसको कौन सी पॉपुलेशन को ज्यादा नंबर इंक्रीज करने दिया? डार्क कलर वाले मॉथ की या लाइट कलर वाले मॉथ को? राजकुमारी, रात उठाने को बोला मैंने वैसे। राजकुमारी आंसर। मैम लाइट कलर वाले माउथ को। हाँ, क्यों लाइट कलर वाले कैसे ज्यादा है नंबर में? मैम क्योंकि वो लाइकन के साथ उनका कलर मैच कर जाता था, इसलिए वो दिखाई नहीं देते थे। हाँ, तो प्रीडेटर उनको खा नहीं पाते थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब चुप। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बार्क होगी डार्क कलर की। अगर दीवार डार्क कलर की है, उसके ऊपर डार्क कलर की छिपकली है, मुझे दिखाई देगी सही से? लेकिन अगर उसके ऊपर जो छिपकली है वो लाइट कलर की है, मुझे दिखेगी ना? यस तो मैं लाइट कलर वाली छिपकली को भगाऊंगी, है ना? तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेज योर हैंड। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल, मैंने हाथ खड़ा करने को बोला, माइक बंद करने को बोला है, समझ आई? तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन किसकी पॉपुलेशन को प्रेफर कर रही है? लाइट कलर के मौत की या डार्क कलर के मौत की? सात्विक। मैम डार्क कलर की मौत की। डार्क कलर के मौत की, क्योंकि उसको प्रेडेटर देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आई? अब आओ, ये वही मैम। अब वापिस आइए एक बार को। अब हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे। हम पढ़ रहे थे ये वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर किसी एक एक्सट्रीम फीचर को सिलेक्ट करती है। व्हाइट कलर भी एक एक्सट्रीम फीचर है, बिल्कुल व्हाइट हो गया। डार्क कलर भी एक्सट्रीम फीचर है। तो जब नेचर किसी एक एक्सट्रीम फीचर को प्रेफर करे तो हम कहते हैं ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हुई है। ठीक है, तो जब इसके ना दो वो बनेंगे ग्राफ, छोटू से यहाँ बना रही हूँ। जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अब ध्यान से सुनना एंड रेज योर हैंड्स। बिना हैंड रेज करे जो बोलेगा वो जा सकता है भाई। 4 लोगों को समझ नहीं आता, फायदा क्या? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर मैं ये चार्ट बनाऊं, जो कि गलत बन गया, ऐसे बनाएंगे साफ साफ। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर मैं छोटू सा ग्राफ बना दूं तो मुझे बताओ जो पीक है वो किसकी तरफ जाते हुए, ये नॉर्मल पीक है मेरी, अब आपको भी मूव करती हुई दिखेगी। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीक है मेरी वो किस तरफ जाते हुए दिखेगी आपको? ऑप्शन है आपके पास, ये व्हाइट है और ये डार्क है, मौत की बात हो रही है। तो किस पीक की तरफ वो जाते हुए दिखेगी? आंसर करेगी हमारे पास परीक्षित। परीक्षित पूछा है मैंने, परीक्षित हो तुम? बिफोर डार्क की तरफ जाएगी डार्क। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो डार्क की तरफ मूव करेगी। नेचर प्रेफर कर रही है कि सारे मौत डार्क कलर की हो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, सरला? लाइट की तरफ जाएगी, क्यों? क्योंकि मैम उस टाइम पे वाइट
क्या? नीता जिसमें इधर होना चाहिए। बेटा माइक बंद। नीता पलक माइक बंद। कौन सी तरफ जाएगी पॉपुलेशन? लाइट की तरफ। जब मैं कह रही हूँ ग्राफ मूव कर रहे हैं किसी एक फीचर की तरफ प्रेक्षित, तो उसका मतलब क्या है कि देख इधर देख, अगर वो डार्क की तरफ जाएगी ना तो डार्क की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बेटा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना डार्क वालों की पॉपुलेशन कम हो रही थी। इसका मतलब है मेरा ग्राफ किस तरफ मूव कर रहा है? व्हाइट की तरफ मूव कर रहा है। समझ आया? Yes. ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ ना ग्राफ मूव कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, तो व्हाइट की ज्यादा है, तो व्हाइट की तरफ जाएगी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं आफ्टर पूछ रही हूँ, रेज योर हैंड। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में सेम कोऑर्डिनेट सेम रखना भाई, उल्टे सीधे मत कर देना तो गलत हो जाएगा। यहाँ व्हाइट है, ये डार्क है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हमें दिखाई दी थी अंकिता कुमारी? डार्क। डार्क की, तो पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है, तो ग्राफ किस तरफ मूव करेगा आपका? डार्क की तरफ। हाँ। तो देखो जब भी नेचुरल सिलेक्शन किसी एक एक्सट्रीम फीचर को फॉलो करती है, नीट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वन एक्सट्रीम वैल्यू को प्रेफर करती है, तब हम कहते हैं कि ये वाली नेचुरल सिलेक्शन है डायरेक्शनल। समझ आया? हाथ नीचे कर लो, चलो लिखो इसे। हाँ बेटा पूछ, डाउट है? नहीं? हाँ आप ये बता दो एक बार, आपने वो क्या बोला कि कहाँ से क्वेश्चन आता है? ये कि सिलेक्ट नेचर सिलेक्ट वन एक्सट्रीम वैल्यू, टू एक्सट्रीम वैल्यू या मीडियम वैल्यू। तो जब वो वन एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट कर रही है ना, तब हम कहते हैं वो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आता है इस वाले पॉइंट से। ओके ठीक है मीनाक्षी? मनीषा। मिनीशा, तेरा नाम मीनाक्षी आ रहा है। ऑलराइट डन। नेक्स्ट, डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जब नेचुरल सिलेक्शन इन विच द नेचर प्रेफर बोथ द एक्सट्रीम वैल्यू, जब नेचर बोथ एक्सट्रीम वैल्यू को प्रेफर करती होगी तब हम उसे डिस्ट्रप्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, इस पे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया भी नहीं अभी तक, लेकिन इसके ग्राफ पे क्वेश्चन आता है। तो अगर ये नॉर्मल ग्राफ है मेरा, एक्सट्रीम वैल्यू तुमको पता है, एक वैल्यू यहाँ होगी मेरी, एक वैल्यू यहाँ होगी, तो मुझे बताओ डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाओ कॉपी पे फटाफट। बना लिया? मैम जो इस पे क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट वाले पे, वो कैसे पूछेंगे? ग्राफ बोल देंगे कि इसका कौन सा ग्राफ है? ग्राफ देके पूछ लेंगे कौन सी नेचुरल सिलेक्शन है, उसके बाद उसके फीचर लिखवाऊंगी मैं। ऐसा भी पूछ लेंगे विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेफर बोथ द एक्सट्रीम वैल्यू, तो जहां बोथ आ जाएगा तुम समझ जाओगे डिस्ट्रप्टिव है। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ, देखना। अगर बोथ है यानी कि एक एक्सट्रीम वैल्यू पे ग्राफ को ऊपर बनाओ, पीक, एक पीक ही है। फिर मीडियम वैल्यू को तो ये प्रेफर नहीं कर रहा, तो उस पे ग्राफ को नीचे गिरा दो। फिर दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू को प्रेफर कर रहा है, तो इसको दोबारा ऊपर बना दो। तो जब आपको किसी ग्राफ में कितनी पीक दिख रही है इसमें? मैम 2। जिस ग्राफ में आपको 2 पीक्स दिखे ना एक साथ, उस ग्राफ को हम कहते हैं वो डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है। 2 पीक्स आपको एक साथ दिख रही है, देखो इसमें एक ही पीक दिख रही है एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ, लेकिन डिस्ट्रप्टिव में 2 पीक दिख रही है। तो इससे एग्जांपल हम ले सकते हैं टर्टल। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड द टोर्टोइस? एक बॉटम में और एक लेंथ। हाँ, ये एक कौन है? 1 2 3 माधुरी दीक्षित कौन है? कौन वाटर में और कौन लैंड में? क्वेश्चन तो यही था। बॉटम टोर्टोइस वाटर में, हाँ टोर्टोइस वाटर में डाल के डुबा दे, तू मार दे टोर्टोइस किलर। रितेश? मैम टर्टल वाटर में, टॉर्टोइस लैंड पर। हाँ बेचारे टोर्टोइस को पानी में डाल के मार दिया इस बच्ची ने, टाइकी मैम। तो टर्टल पानी में होते हैं। तो देखो जो बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं वो प्रीडेटर से बच लेते हैं, जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज के वो जल्दी से भोजन बन जाते हैं। तो नेचर ने क्या प्रेफर किया है कि आपको टर्टल या तो बहुत बड़े साइज के मिलेंगे या फिर छोटू साइज के मिलेंगे, कभी मीडियम साइज के जनरली मिलते नहीं है। थोड़े बहुत मिल सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन मैक्सिमम आपको ये दोनों साइज के मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है टर्टल के बारे में एक फन फैक्ट? क्या? नो मैम। अनामिका, अनामिका डाउट है बेटा? नो मैम। बेटा हाथ नीचे कर ले, तेरे को सजा दी है। ये देखो हाई फाइव चाहिए।
अब मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, हाई फाई भी नहीं दे सकती मैं तुझे। अब तो मैं भी मिस कर रही हूँ खुद को देखना पड़ाते हुए। अच्छी नहीं लगती मैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है देखते हुए। अब मेरे को अजीब सा लगता है खुद को ही मिस कर रही हूँ मैं, बताओ हद हो गई है ना। हाँ, अब तो कल सैटरडे, अब तो थोड़े थोड़े लोग फ्री होंगे। मैं कल किसी का सर जरूर खाऊंगी। मेरा मेरा सही कर दो, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब से बैठ के खुद ही ढूंढूंगी, बहुत मेहनत लगती है उसमें। चलो कोई बात नहीं, टर्टल के बारे में मस्त बात बताती हूँ कि जो फीमेल टर्टल होती है, यार मैं ड्रॉ करके बताऊंगी, क्या है कि मैं टीचर जो, मैंने ड्रॉ नहीं किया, मुझे नहीं आएगी। फीमेल टीचर। हाँ मैम पीछे का ना वो ऊपर वाला लिखना है। अच्छा लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेती। मजेदार बात बताने वाली थी, बताऊं? यो मैम। यो मैम। तो जो फीमेल टर्टल होती है ना, वो हमेशा बीच पे जाके अपने अंडे देती है, और अंडे वो हमेशा मिट्टी के अंदर देती है, पूरा मतलब सैंड के अंदर देती है, मिट्टी के अंदर। हे भगवान, सैंड के अंदर अपने अंडे छुपा के चली जाती है। तो वो एक बार लैंड पे आएगी और वो अपने अंडे देके चली जाएंगी, ठीक है। इसकी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। आजकल पॉल्यूशन की वजह से जो बीचेस पे इतनी पॉल्यूशन होती है ना, इस वजह से टर्टल्स को बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो वो सैंड में अंडे देके भी चली जाती है। तो फीमेल आई और एग्स देके चली गई। अब इन एग्स में से बेबीज निकलेंगे छोटू छोटू से, और वो फिर पानी तक जाएंगे, और फिर वो पानी में चले जाएंगे, समुद्र में दूर दूर चले जाएंगे आराम से, ठीक है। अब इन अंडों में से जो फीमेल निकली है ना, लेट्स से दिस इज अ फीमेल, ये फीमेल जब बड़ी होगी ना, और इसे खुद एग ले करना होगा, इट डजेंट मैटर वो ओशियन के कौन से किनारे पे थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से उसी आइलैंड पे आती है जहां पे वो खुद पैदा हुई होती है, और वो हमेशा अपने अंडे वहीं देती है। सो आज तक अभी तक किसी साइंटिस्ट को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे एक बेबी टर्टल को याद रहता है कि वो कौन से आइलैंड में थी, और वो कैसे नेविगेट करते हैं। आई मीन उसके पास कुछ गूगल मैप भी नहीं है ना, और वो कैसे इतने किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, लेकिन उसी आइलैंड पे आके अपने बेबी देती है। तो एक फीमेल टर्टल को याद रहता है कि वो कहाँ पैदा हुई है, और उस आइलैंड पे वो 2 बार आती है, जब वो खुद पैदा होती है और जब वो अपने बच्चे वहां छोड़ने आती है। That was a fun fact. यस मैम। यो मैम। इनकी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। एक बार मैं गोवा गई थी, तो वहां पे ना एक बीच था, मैं नाम नहीं मुझे अब याद। सो उस बीच पे ना टर्टल्स एग देने आते थे। वो एग क्या होता है ना, एक तो लोग इतना ज्यादा ट्रेसपासिंग करते हैं वहां पे, और एनिमल्स भी होते हैं, खा लेते हैं, बर्ड्स भी ले जाते हैं उनके अंडे। तो हर साल वहां पे बहुत सारे टर्टल आते थे। वो लोगों को अलाउड नहीं था वहां पे, पर हमारा एजुकेशनल ट्रिप था तो हमें अलाउड किया था। तुमको पता है जिस साल मैं गई थी, इट वाज अराउंड आई थिंक 2018 की बात है, मैं काफी पुरानी हूँ, मुझे याद नहीं। उस टाइम उस पूरे बीच पे सिर्फ एक टर्टल का एग था बचा हुआ। उस साल वहां पे टर्टल्स आई ही नहीं ज्यादा, पता नहीं वो बच नहीं पाई या क्या हुआ, क्योंकि जो पिछली बार जनरेशन वहां पैदा हुई होगी उसी ने वहां पे वापस आना था। पिछली बार शायद जनरेशन इतनी बची नहीं थी, तो सिर्फ एक टर्टल का एग था वहां पे। तो उन लोगों ने उसके आसपास बैरिकेड्स लगा रखे थे कि इसको कोई टच ना करे, मतलब आप एग देख नहीं सकते क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है। पर बस एक टर्टल का एग था जिसको पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट इसमें से बच्चा निकल जाए। तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा नुकसान कर देती है। वो बहुत सैड था देखना, हम बहुत एक्साइटेड थे, हमें सोचा पहली बार देखेंगे बहुत सारा, एक टर्टल का एग मिला हमें पूरे बीच पे। सोचो, दैट वाज डिस्टर्बिंग। चलो ओके, रेज योर हैंड भाई जो मेरे को एक्सप्लेन करेगा, मेरे को नहीं आता ये। रेज योर हैंड जो मुझे ये ग्राफ एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। मैं थोड़ी थोड़ी मदद कर दूंगी जितना मुझे आता है, वैसे मुझे आता नहीं। चलो बात, विशाल। यस मैम। विशाल लड़की मैम है? यस मैम। विशाल लड़की है, तो क्या नाम है बेटा तेरा? मैम तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना तुम अलग अलग नाम से आती हो है। तमन्ना, ए वाला नो जो है, मैम। अच्छा, तमन्ना ए वाला जो है उसमें पहला ग्राफ तो ये है, फिर दूसरा अपने पास ये आ गया, और लेटर ऑन फेस पे ये बना। तो ए वाला आपको कौन सी वाली सिलेक्शन दिखा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन? मैम स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन बता रहे हैं। स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग कैसे पता चला तुझे ग्राफ देख के? मैम क्योंकि मैम मतलब ये मीडियम में। नहीं, नीचे देख के नहीं बताना, वो तो मैं भी बता लेती, तेरी क्या मदद चाहिए थी फिर? बता बता कैसे देख के पता चला? सही बोल रही है, बोल। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। कि ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, सही बात है। तुझे ग्राफ देख के कैसे पता चला? क्या ये देखा मैम तुमने ग्राफ में? मैम एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो पीक है वो कहाँ, किस तरफ बनती है? मैम वन डायरेक्शन में बनती है। देख के बता इधर।
इस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है, सेंटर में बन रही है, ऊपर की तरफ? मैम सेंटर पे। हाँ, तो जब पीक आपको सेंटर में दिखे, देखो इसके कंपैरिजन में ये पीक बड़ी है, तो जब सेंटर में पीक आपको बड़ी होती दिखे और कोई एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर नहीं हुई है, तो ये स्टेबलाइजिंग डायरेक्शन। समझ आई? यस मैम। ठीक मैम है। ये वाले दोबारा से समझा देना। अरे अरे अरे, कहाँ थी तुम? मैम आज फोन आ गया था बीच में। फोन उठाना जरूरी था तेरा? नो मैम, पापा के लिए इम्पोर्टेंट कॉल आई थी। अच्छा, पापा का कॉल था, हाँ फिर तो ठीक है, उठा लियो। वैसे पापा का भी कॉल था तब भी उठा लियो, कोई बात नहीं। बेटा ये वैल्यू नॉर्मल ग्राफ है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होगी कि एक तो इसको मैं एक्सट्रीम वैल्यू कहती हूँ, कॉर्नर्स होते हैं ग्राफ के, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है और ये मीडियम वैल्यू है। मुझे ग्राफ देख के कैसे पता चला है स्टेबलाइजिंग है? जब मुझे जो पीक है ना वो सेंटर की तरफ ऊपर जाती दिख रही है, तो पीक आपको सेंटर में ज्यादा बन रही है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी ये मीडियम करेक्टर है ना उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो जब भी देखो ग्राफ ऐसा दिखे ना सेंटर से उठ रहा है और बाकी दोनों तरफ से नीचे है, दैट मींस दिस इज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है? यस। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। नाउ नीता, नीचा, या मैम। बेटा बी वाला समझाइए, इसमें क्या देखा तूने, कैसे पता चला कौन सी है, कौन सी सिलेक्शन है ये वाली? अभी डायरेक्ट डायरेक्शनल है, कैसे पता चला तुझे? नीचे मैम देख, कौन सी वाली? बीच वाली? ये डायरेक्शनल कैसे है तुझे पता कैसे चला? प्रीति मदद कर दो इसकी। यो मैम। मैम कैसे ये पता? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीम डायरेक्शन बताता है और हमारे पास दो डायरेक्शन दी होगी या फिर मतलब उस पे पॉइंट्स दिए होंगे, या फिर जैसे हमने एग्जांपल लिया था व्हाइट माउथ और डार्क माउथ। अगर वहां पे डार्क माउथ की इन डार्क माउथ छोड़ इंक्रीज छोड़ हो छोड़ 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 छोड़, इस ग्राफ को देख के बता, इस ग्राफ में तुझे कैसे पता चला ये डायरेक्शनल है? मैम कौन से वाला? ये बी वाला, ये बी वाला देख के कैसे पता चला डायरेक्शनल है? यहाँ से बता, कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रही, ये ग्राफ कैसे पता चला डायरेक्शनल है? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला बेटा मतलब कि? ये बी वाला, ये तीनों पिक्चर, पहले ये पिक्चर थी, राइट साइड को जाने लग गया और फिर राइट साइड को पीक बन गई, तो तुझे पता कैसे चला ये डायरेक्शनल है? मैम जिस साइड में वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगी मतलब हमारा पीक जिस साइड को होगा वो डायरेक्शनल शो करेगा कि ये डायरेक्शनल है। तो ओके, इसका आंसर बहुत क्लियर नहीं है। हाँ बोलो। मैम क्योंकि इसमें जो पीक है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो रही है। ये भी ठीक है मनीषा, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करेंगे। और कोई इम्प्रूव करेगा इसमें कुछ? मैम किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पीक हाई है। हाँ, अच्छा बेटा जो तूने बोलना था ना वो ये था कि ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर होती है। इस केस में ये राइट साइड वाली एक्सट्रीम वैल्यू को प्रेफर कर रहा है, तो आपको ग्राफ राइट साइड को मूव होता दिख रहा है। तो जब वन एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर होती है तब हम उसको कहते हैं डायरेक्शनल है वो। ठीक है? ग्राफ Yes. किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। अब जो डिसरप्टिव वाली है वो एक्सप्लेन करेगा मुझे अनामिका। मैम इसमें दो पीक्स बनेंगी। दो पीक्स बनेगी और दोनों एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर होगी, राइट? तो ये इजी है पहचानना, ये बहुत इजी बनता है, राइट? क्लियर है ना आप लोगों को? यो मैम। म्यूटेशन थ्योरी करते हैं। अब म्यूटेशन थ्योरी क्या है? डार्विन का यार खत्म हो गया। म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है? देखो ये दी थी हुगो दी विरीज। हुगो दी विरीज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने सिंपली बोला, इन्होंने जो स्टडी करी थी 1901 में करी थी और इसी टाइम पे उन्होंने मेंडल का वर्क भी रीडिस्कवर किया था। ठीक है? इन्होंने वर्क किया था ओइनोथेरा लिमार्कियाना पे। ओइनोथेरा लिमार्कियाना इज ए प्लांट नेम, पर लिमार्कियाना पढ़ के क्या लगता है, किसकी याद दिलाता है? लेमार्क। लिमार्क की। हाँ, तो यहाँ पे गलती हो जाती है, सब समझ लेते हैं लिमार्क के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, पर नहीं। लिमार्क ने जिराफ का एक्सपेरिमेंट एग्जांपल लिया था। लिमार्कियाना इज रिलेटेड टू हुगो दी विराइज। ये मैच द फॉलोइंग में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हुगो दी विराइज के साथ मैच करना है। ठीक है? इन्होंने ये प्लांट स्टडी किया एंड इन्होंने सिंपली बोला कि जो नेचुरल सिलेक्शन, देखो इन्होंने सिंपली बोला जो नेचुरल सिलेक्शन है ना वो म्यूटेशन की वजह से होती है। डार्विन क्या कहते थे नेचुरल सिलेक्शन क्यों होती है? सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, डार्विन क्या कहते थे इवोल्यूशन क्यों होती है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। और
हुगो दी ने क्या बोला, क्यों होती है एवोल्यूशन? म्यूटेशंस। म्यूटेशन किसी म्यूटेशन की वजह से। तुम बताओ किसकी वजह से होती है? व्हाट डू यू थिंक? इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सबका, क्या लगता है? हाउ मेनी ऑफ, मैम नेचुरल। अच्छा रेज योर हैंड एंड हाउ मेनी यू बिलीव कि म्यूटेशन सॉरी इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है? रेज योर हैंड। बस ओके। और कितने लोगों को लगता है इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तो हो गया ना? हुगो दी विरिस की वजह से होती है बेसिकली म्यूटेशन थ्योरी। किसको लगता है कि जितनी भी इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन से आई है? तुक्का अच्छा है कि ये लास्ट वाली थ्योरी है तो इस पे ज्यादा बिलीव किया जाना चाहिए, है ना? लेकिन अगर नेचर में देखें ना तो म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। नेचुरल सिलेक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, इवोल्यूशन तो सडन होता है। तो देखो नेचर में ना जो एवोल्यूशन म्यूटेशंस होती है वो रेयर होती है। अगर आप ह्यूमन की केस की बात करो, हम में जो म्यूटेशंस है वो रेयर है। जर्नली म्यूटेशंस हार्मफुल हो जाती है और बीमारियां कॉज कर देती है, तो हमें म्यूटेशन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो रेयर है, ठीक है? तो म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हमारे केस में थोड़ी कम है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन हर टाइम ऑपरेट करती है। तो पहली चीज तो जो एवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी है और म्यूटेशन की वजह से भी है। दोनों के आंसर करेक्ट है। अगर मैं बोलूं कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है तो हम नेचुरल सिलेक्शन को क्रेडिट देते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन इज अ रेयर इवेंट। जितना हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें म्यूटेशन उतनी कम है। प्लांट्स में ज्यादा होती है म्यूटेशन, इंसानों में कम होती है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन तो सब में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब पहले जब इंसान होते थे, जो आदि मानव थे, जो कच्चा मीट खाते थे, उनके दांत काफी बाहर को होते थे क्योंकि उनको कच्चा मीट खाना होता था, उसमें ज्यादा जान होती थी। अब हम क्या खाते हैं? हम बहुत कुक्ड मीट खाते हैं, तो हमारे दांत काफी अंदर चले गए। सो इट इज बिलीव कि हमारे जो ये जॉ है ना इसमें म्यूटेशन चलती चली जा रही है, सॉरी इसमें नेचुरल सिलेक्शन चलती चली जा रही है। सो देयर विल बी अ टाइम, ऐसे हम साइंटिस्ट मानते हैं, जैसे हम ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट खाना खाते हैं, ओवर कुक मंचूरियन वगैरह खाते हैं, इस डाइट की वजह से हमारे दांत और अंदर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि उनका इतना यूज नहीं हो रहा ना चुगने में। तो नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे चलती रहती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, म्यूटेशन थ्योरी भी रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। लेकिन ह्यूगो दी वेराइस के साथ इशू ये था, इन्होंने कहा सिर्फ म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये डार्विन की बात मानते नहीं थे, वो कहते नेचुरल सिलेक्शन को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ म्यूटेशन कराते हैं इवोल्यूशन। यहाँ पर ये गलत हो जाते हैं। तो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी एक्चुअली अभी भी हम डार्विन की है, हम उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। इतना बात समझ आया? यो मैम। यो मैम। अब म्यूटेशन होगी किसमें? यो मैम। म्यूटेशन होती कहाँ है? सेल के अंदर किसमें होती है? जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की हम जनरली बोलते हैं जीन के अंदर म्यूटेशन हुई, राइट? तो देखो इन्होंने पोस्टुलेट्स क्या दिए हुगो दी वेरिस ने। अब सब चुप हो जाना। हुगो दी वेरिस ने कहा सडन चेंजेस अकर इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए स्पीशी। लाइन किस पे ध्यान देना? सडन चेंज। तो सडन चेंज होता है किसी के जेनेटिक मटेरियल पे। मान लो ये इसका जीन था या मैंने बनाया और इसमें कोई सडन चेंज हो गया, मे बी यूवी रेज के अंदर आके कोई चेंज हो गया, कितने सारे रीजन होते हैं, इसमें कोई चेंज हो गया, दिस सडन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसने कहा ये जो सडन चेंज हुआ इसे म्यूटेशन कहते हैं। और उन्होंने कहा सिर्फ म्यूटेशन की वजह से अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नई स्पीशी में चेंज हो जाएगा। सो ओनली म्यूटेशन लीड टू स्पीसिएशन। बस यहाँ इन्होंने गलत कह दिया क्योंकि सिर्फ म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है ना आगे वाली जनरेशन में ये जीन जाए ना, मे बी इसको डिजीज हो जाए, मर जाए, हो सकता है डिजीज ना हो, आगे वाली जनरेशन में चला जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, नेचुरल सिलेक्शन बताएगा कि हुआ क्या। ओके सो म्यूटेशन लीड टू स्पीसिएशन, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ म्यूटेशन नहीं लेके जाती। नेक्स्ट इज दीज चेंजेस आर रैंडम। ये रैंडम होते हैं। देखिए म्यूटेशन नेचर में हमेशा रैंडम होती है। नेचुरल सिलेक्शन तो थोड़ी डिसाइडेड थी ना, एक डायरेक्शन में जा रही है, जिराफ की नेक लंबी हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन म्यूटेशन रैंडम है। हो सकता है जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे हो जाए और किसी के क्रोमोसोम नंबर 21 पे हो जाए। तो म्यूटेशन जो होती है वो रैंडम होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। हो सकता है ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाए, हो सकता है सेक्स सेल में हुई है तो नेक्स्ट जनरेशन को चली जाए। तो याद रखना हुगो दी वेरिस के साथ सडन चेंजेस, इसके साथ वर्ड पड़ा है, रैंडम पड़ा है, म्यूटेशन पड़ा है एंड डिसकंटिन्यूअस पड़ा है। ठीक है? अब अपनी इन्होंने सारी स्टेटमेंट को, अपनी ये सारे पोस्टुलेट को एक लाइन में सम अप करा। उन्होंने कहा सॉल्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसिएशन। सॉल्टेशन का क्या मतलब है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्टेशन दिया था हुगो दी वेरिस ने, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सॉल्टेशन का मतलब है एक सिंगल स्टेप में, जैसे यहाँ पर एक सिंगल स्टेप हुआ है जीन में,
लार्ज म्यूटेशन कॉज कर दी, मान लो ये जीन इंपॉर्टेंट था तो इसकी वजह से एक लार्ज म्यूटेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशन होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशन होगी तो नई स्पीशीज का जन्म हो जाएगा, नई स्पीशीज का जब जन्म होगा तो इवोल्यूशन होगी, राइट। तो वो कहते थे सॉल्टेशन की वजह से इवोल्यूशन होती है, डार्विन कहते थे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है। हम अब मानते हैं सॉल्टेशन नेचुरल सिलेक्शन दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है, पर हम ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं क्योंकि म्यूटेशन नेचर में कम है। तो बात समझ आई? यो मैम। अब अगर आपने 11th पढ़ा है तो 11 में आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा, न्यूरॉन में कहीं पे ऐसी कोई टर्म पढ़ी है? सॉल्टेटरी कंडक्शन सुना है? यो मैम क्या होता है? होता क्या है? यो नहीं होता क्या? नो मैम। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसमें सिग्नल ना एक्सॉन पे सीधा नहीं जाता, सिग्नल जंप करके जाता है। यहाँ सिग्नल आएगा, जंप करेगा, फिर यहाँ से जंप करेगा, फिर यहाँ से जंप करेगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में तो ये जंप करके सिग्नल जाता है, इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन। तो मैंने ये क्यों बताया, ताकि तुम इस बात में कंफ्यूज ना हो। सॉल्टेशन एक कॉन्सेप्ट है जो आपने एवोल्यूशन में पढ़ा है बाय ह्यूगो दी वेरीज। सॉल्टेटरी कंडक्शन एक फिनोमेना है जो हमारे न्यूरॉन्स में होता है, तो वो डिफरेंट है और ये टर्म डिफरेंट है। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। क्लियर? यो मैम। इसको कहीं कोने में नोट में लिख लो, ये काम आएगा। और 11th की बुक निकालना, न्यूरॉन पे जाना और वहां पे इसको ऐड कर लेना। मैम। लिख लिया सबने? यो किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मेरे को बताओ इवोल्यूशन हुई, हम मानते हैं आदि मानव थे, हम मानते हैं डायनासोर थे, मानते हैं ऐसा? अब डायनासोर नहीं है ना, लेकिन हम मानते हैं डायनासोर थे। डायनासोर किस में मॉडिफाई होके हमें आज भी मिलते हैं? कौन थे वो जिनके एंसेस्टर डायनासोर है जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं? हैन और क्रोकोडाइल और सही बोल रहे हैं, छिपकली सारे बोल रहे हैं लाइक। सबसे कॉमन आपको सबसे कॉमन, हाँ क्रो, बर्ड दिख जाते हैं आपको। तुम्हें कैसे पता डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, बर्ड्स उनसे आए हैं, कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया? मेरा नाम मत लेना, बुक में पढ़ के। लायक हो। बुक वालों को कैसे पता चला? उनके कोई एक्सपीरियंस वगैरह मिले होंगे। क्या मिले होंगे? मैम उनकी फॉसिल्स आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंस फॉसिल होते हैं। फॉसिल में आपको मिलता क्या है? तो उनकी बोन्स, हड्डियां मिल जाती है और आपको इम्प्रिंट्स मिलते हैं। इम्प्रिंट्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? नो मैम नहीं पता है। इम्प्रिंट्स होते हैं कुछ ऐसे, ये देख, मान ली पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर ये बेचारा एनिमल था, आर्कियोप्टेरिक्स है ये, बर्ड लाइक और एम्फीबियन। आगे बढ़ेंगे, छोड़ो। ये एनिमल था, बेचारे से बैठा था, ठीक है, और इसके ऊपर एक और पत्थर गिर गया। अब इसकी बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह तो घुस के इसको खा जाएंगी, लेकिन इसकी बॉडी जैसी थी ना वैसी की वैसी पत्थर पे छप जाएगी। जब चीजें छप जाती है ना किसी के ऊपर, उसको इम्प्रिंट कहते हैं। जैसे आप कभी आपने अंगूठा लगाया होगा ना, देखते हो पेपर के ऊपर अंगूठा छप जाता है, तो जैसे छप जाता है ना, उसको हम कहते हैं इम्प्रिंट। तो पौधों के जनरली प्लांट्स के आपको इम्प्रिंट्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी फॉसिल्स होते हैं। किसी के पूप मिल जाता है, बहुत पुराने अंडे मिल जाते हैं, सब कुछ फॉसिल कहलाते हैं। डायनासोर के बहुत पुराने अंडे मिलते हैं, देखिए आपने कभी? यो मैम। यहाँ पे हैदराबाद में एक म्यूजियम है, क्या नाम है उसका, बालाजी आई थिंक प्लेनेटेरियम है, वहां पर देखा था मैंने पहली बार डायनासोर। मतलब पहली बार इन द सेंस बहुत पास से देखने दिया था उन्हें, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, तो फिर वो मैं उसको छू भी सकती थी, तो मुझे बहुत मजा आया। पर मैं ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहूंगी, मैंने किसी चीज को छुआ नहीं, मैं लॉ को फॉलो करती हूँ। लेकिन डायनासोर का अंडा था वहां पे 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा लिखा था उस पे शायद। आई थिंक मैंने डेटा गलत बोल दिया। तो आपको फॉसिल्स मिलते हैं। तो इस आगे वाले चैप्टर, अब जो हम मंडे को लेक्चर करेंगे, उसमें हम फॉसिल्स की बात करेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नीट का क्वेश्चन बनता है। एंड हम ये टर्म्स पढ़ेंगे, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इन हर एक टर्मिनोलॉजी पे एक क्वेश्चन आराम से बनता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और कुछ आया ना है ये जरूर आना चाहिए। इसको आपको करना कैसे है, आपको आनी चाहिए डेफिनेशंस एंड आपको आने चाहिए एग्जांपल्स,
फिर आपका गलत नहीं हो सकता, और ये आपको बिल्कुल प्रो की तरह आना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया ना एनालॉगस ऑर्गन के 2 एग्जांपल बताओ, तो एकदम मुंह जवानी याद होनी चाहिए, इतने अच्छे से आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, राइट। तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह 6 o'clock, ठीक है जी। यस मैम। यो यो Yes, मैम। हम करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, ओके। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को हम कल खत्म कर लेंगे, उसके बाद वेडनेसडे तक मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑलराइट। यो यो मैम।